जय हिंद साथियों, अंत्योदय एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा वीडियो हमारी टेस्ट सीरीज के टेस्ट नंबर 26 जो कि इकोनॉमी का रहा था के मॉडल डिस्कशन के साथ रहेगा। क्वेश्चन आंसर प्रारंभ करने से पहले एक नज़र हम पेपर पर डाल लेते हैं कि हमने पेपर में किन क्वेश्चनों को शामिल किया था। सर्वप्रथम हम 3 मार्कर क्वेश्चन देखेंगे। 3 मार्कर में हमारा पहला क्वेश्चन था उड़ान योजना, देन सेबी के कार्य, पी नोट्स, विमुद्रीकरण के लाभ, विशेष आर्थिक क्षेत्र अर्थात SEZ, सिडो अर्थात स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, GDP एवं GNP में अंतर, ग्रीन वित्त, निरपेक्ष गरीबी, छद्म बेरोजगारी क्या है, सहकारी संघवाद, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। नेक्स्ट था नगद आरक्षित अनुपात, गैर निष्पादित परिसंपत्तियां और लास्ट 3 मार्कर था मुद्रा बैंक। इस तरह आप देख सकते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह थे। नेक्स्ट हमारे 6 मार्कर क्वेश्चन में है पहला क्वेश्चन, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश के आर्थिक विकास के समक्ष कौन कौन सी मुख्य चुनौतियां थीं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था भारत में नियोजन की उपलब्धियों एवं इसकी सीमाओं पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट था मुद्रा बाजार क्या है, भारत में मुद्रा बाजार की संरचना बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन था मध्य प्रदेश में हवाई यातायात का वर्णन करते हुए इसकी समस्याएं इंगित कीजिए। नेक्स्ट था क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे विभिन्न उपायों एवं आवश्यक सुझावों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट 6 मार्कर था गरीबी के दुष्चक्र को स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट था भारत में बेरोजगारी की स्थिति बताते हुए इसके प्रमुख कारणों को इंगित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था भारत में मनरेगा किस प्रकार बेरोजगारी को कम करने में सहायक सिद्ध हुई है, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। देखिए MPPSC मुख्य परीक्षा के 2 सब्जेक्ट आपके हैं, एक है इकोनॉमी और एक पॉलिटी। इसमें आयोग कई क्वेश्चनों में आलोचनात्मक मूल्यांकन की पूछता है। इसी तरह हमने भी इन पेपर में कई क्वेश्चन ऐसे लिए हैं जहां आपसे आलोचनात्मक मूल्यांकन की आंसर पूछे गए हैं, तो आप इन क्वेश्चनों पर अधिक ध्यान दें। भारत में वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव आपको बताने थे और लास्ट 6 मार्कर था अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हैं, भारत में अपनाए गए अर्थव्यवस्था के प्रकार के गुण, दोष एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इस तरह आपके 6 मार्कर क्वेश्चन कंप्लीट हुए। लास्ट हमारे 15 मार्कर क्वेश्चन थे परिवहन का महत्व स्पष्ट करते हुए मध्य प्रदेश में परिवहन विकास की समस्याएं रेखांकित कीजिए। देन सेकंड था आपका कैशलेस हस्तांतरण से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व एवं इसकी सीमाओं पर प्रकाश डालिए। और लास्ट 6 मार्कर था 15 मार्कर था मध्य प्रदेश में मंद औद्योगिक विकास के कारण और इस दिशा में सरकार द्वारा उठाए गए सकारात्मक कदमों की चर्चा कीजिए। यह था। और एक और एक्स्ट्रा हमने 15 मार्कर आपको दिया था, वर्तमान संदर्भ में प्रवासन भारत में एक गंभीर चुनौती के रूप में सामने आया है, इसके विभिन्न पक्षों पर अपने मत स्पष्ट कीजिए। इस तरह आपने देखे कि कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हमने इस टेस्ट में सम्मिलित किया था। देखिए हमारी टेस्ट सीरीज में प्रत्येक सब्जेक्ट के लगभग 5 टेस्ट हुए हैं। इसी तरह इकोनॉमी का यह पहला डिस्कशन है और इसके इकोनॉमी के 4 डिस्कशन और आएंगे, अर्थात 5 डिस्कशन हो जाएंगे। और विश्वास कीजिए इन 5 डिस्कशनों में आपको इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिल जाएंगे कि आपका इकोनॉमी का लगभग 70% से अधिक सिलेबस तो इन डिस्कशनों के आंसर से ही कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इन डिस्कशन को बिल्कुल भी ना छोड़ें और इनके जो क्वेश्चन हैं उन्हें नोट डाउन कर लें और करते चलें। साथ ही इनको जो हम बता रहे हैं वह भी ध्यान से सुनते जाएं। एक और बात कि जिन विद्यार्थियों को यदि जो टेस्ट पेपर हमारे 35 हुए हैं, 35 टेस्ट की और उनके मॉडल आंसर की PDF यदि परचेस करना है तो वह हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कांटेक्ट हमसे कर 399 रुपये में इन सभी मॉडल आंसर को परचेज कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ हमारी और पहले हैं, जैसे हमारी हिस्ट्री की 1000 क्वेश्चन की 3 मार्कर PDF निकली है, आप उसे परचेज कर सकते हैं। उसका प्राइस 199 है। इसके साथ ही हमारी मेंस की टेस्ट सीरीज संचालित है, उसका रेट 1099 है। और इसके अतिरिक्त एक हम रेगुलर प्रैक्टिस के लिए डेली बेसिस मेंस टेस्ट सीरीज भी चला रहे हैं जो कि 199 रुपये पर मंथ के हिसाब से संचालित है। उसमें आपको डेली बेसिस पर क्वेश्चन दिए जाते हैं।
यह तो हुई एक सामान्य जानकारी। अब चलते हैं हम सीधे वीडियो की ओर और हम देखेंगे यहाँ पर मॉडल डिस्कशन। मॉडल डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ आपको आपकी मुख्य परीक्षा के लिए अत्यधिक ही सुदृढ़ या टू दी पॉइंट कंटेंट के साथ तैयारी कराई जा रही है। साथ ही आप हमें प्रोत्साहन देने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एवं अन्य लोगों जिनको इसकी आवश्यकता है उन तक इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा 3 मार्कर था, उड़ान योजना। किस तरह हम इसको लिख सकते थे? देखिए, कोई भी 3 मार्कर क्वेश्चन हो आपको कोशिश करना है कि उसे पॉइंट वाइज लिखें। मिनिमम 3 पॉइंट आपको देना ही है। यदि आप 4 पॉइंट दे सकते हैं तो 4 पॉइंट भी दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन था उड़ान योजना। इसका अर्थ उत्तर हम लिखेंगे पूर्ण रूप। पूर्ण रूप क्या है इसका? उड़े देश का आम नागरिक। सेकंड, शुरुआत इसकी कब से हुई? 27 अप्रैल 2017 से। देखिए, इसकी घोषणा 2016 में की जा चुकी थी, लेकिन इसकी शुरुआत 27 अप्रैल 2017 से हुई, जब शिमला से दिल्ली की ओर पहली उड़ान भरी गई। उद्देश्य क्या था? आम लोगों को वहनीय खर्च पर हवाई सुविधा उपलब्ध कराना, अर्थात आम जनता जो कि हवाई यात्रा अत्यधिक महंगी है उसका खर्च वहन नहीं कर पाती, उनके लिए भी ऐसा खर्च या मिनिमम रेट तय निर्धारित किया जाए जिससे वह भी हवाई यातायात का लाभ उठा सकें। लास्ट पॉइंट हमने दिया है कि यह उड्डयन नीति 2016 का हिस्सा है, अर्थात उड्डयन नीति जो 2016 में लागू की गई उसमें इस योजना के प्रावधान किए गए थे। सेकंड हमारा 3 मार्कर था सेबी के कार्य। सेबी के कार्य आपको बताने थे। पहला कार्य है प्रतिभूति बाजार में निवेशकों को संरक्षण। प्रतिभूति बाजार अर्थात स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में निवेशक जो धन लोग लगाते हैं उन व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करने का कार्य कौन करता है? सेबी। एक तरह का यह गारंटर होता है। प्रतिभूतियों की इनसाइडर ट्रेडिंग पर रोक लगाना। प्रतिभूति अर्थात जो निवेश वहाँ वो लगा रहे हैं शेयर मार्केट में धन, उनकी कालाबाजारी को वो रोकेगा सेबी, और उनकी इनसाइडर ट्रेडिंग पर भी रोक लगाने का कार्य भी करता है। थर्ड है शेयर बाजार का विनियमन, अर्थात शेयर बाजार के संबंध में जो नियम होंगे उनके रेगुलेट करने के जो कार्य होंगे वो सेबी के द्वारा किए जाते हैं। लास्ट है स्टॉक मार्केट से संबंधित व्यक्तियों का पंजीकरण करना, अर्थात जो व्यक्ति स्टॉक मार्केट में धन लगा रहा है, व्यय कर रहा है, उन व्यक्तियों को स्वयं को सेबी के पास पंजीकृत कराना होता है। थर्ड है पी नोट्स। किस तरह हम इसे लिख सकते हैं? पहले आप इसका पूर्ण रूप बता देंगे। पार्टिसिपेटरी नोट, पी नोट्स को बोलते हैं हम पार्टिसिपेटरी नोट्स। अर्थ क्या है इसका? सेबी के पास पंजीकृत हुए बिना भारतीय स्टॉक मार्केट में निवेश करने की अनुमति, अर्थात आपके पास पी नोट है तो आपको और स्टॉक मार्केट में धन लगाना है तो आप बिना सेबी के पास रजिस्टर हुए स्टॉक मार्केट में धन लगा सकते हैं। किसके थ्रू? पी नोट्स के थ्रू। लेकिन क्या था, जो पहले यह प्रचलन में ज़्यादा था तो यह काले धन के निवेश का माध्यम बना। एक पॉइंट हमने क्या दिया? यह काले धन के निवेश का माध्यम बना। लेकिन जब ऐसा मालूम सरकार को हुआ तो सरकार ने इस पर कठोरता से नियमन करना प्रारंभ कर दिया। एक टाइम इससे लगभग 70% निवेश होने लगा था, किंतु वर्तमान में पी नोट्स द्वारा 5% निवेश ही होता है। इस तरह आप 4 पॉइंट इसमें दे सकते थे। क्या? पूर्ण रूप आपने इसका बता दिया पार्टिसिपेटरी नोट्स, अर्थ इसका बता दिया सेबी के पास पंजीकृत हुए बिना भारतीय स्टॉक मार्केट में निवेश करने की अनुमति। थर्ड आपने दिया यह काले धन के निवेश का माध्यम बना, और फोर्थ दे दिया वर्तमान में पी नोट्स द्वारा 5% निवेश किया जाता है। इस तरह आपका यह क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था विमुद्रीकरण के लाभ। देखिए, विमुद्रीकरण के लाभ हानि दोनों एक साथ पूछे जा सकते हैं। हमने लाभ में भी यहाँ लगभग 7 से 8 पॉइंट लिए हैं। आपको 3 मार्कर के हिसाब से तो 3, 4 या 5 पॉइंट देने हैं, लेकिन इनको याद कर लें, क्योंकि जब यह 6 मार्कर या 2020 के लिए 5 मार्कर में यह क्वेश्चन बने तो आप ये अधिक पॉइंट वहाँ पर दे सकें। लाभ में हम क्या बता सकते हैं? पहला है काले धन पर रोक, सेकंड है जाली नोटों पर रोक, क्योंकि जो 500, 1000 के नोट पहले प्रचलन में थे तो उन्हीं नोट की कई कॉपियां, जाली नोट की कई कॉपियां मार्केट में आ चुकी थी, इसलिए उनको बंद कर दिया। फलतः जो जाली नोट थे वह भी समाप्त हो गए। आतंकवाद पर अंकुश, जो काला धन था तो वह आतंकवाद को फंडिंग करता था, फलतः आतंकवाद पर भी अंकुश लगा। भ्रष्टाचार पर रोक, वह कैसे कि अब लोग अपने पास धन
जमा नहीं करेंगे या वह नोट को भ्रष्टाचार के रूप में नहीं लेंगे। नेक्स्ट है महंगाई में कमी, डिजिटलीकरण को बढ़ावा, बैंकिंग तरलता में वृद्धि। बैंकिंग तरलता में वृद्धि कैसे कि जो धन था व्यक्तियों के पास अब उन्होंने बैंकिंग में जमा कर दिया तो बैंक के पास अधिक कैश उपलब्ध हो गया तो उसकी तरलता में वृद्धि हो गई। राजस्व वृद्धि कैसे कि व्यक्ति अब कर चोरी में थोड़ा सा सहम जाएंगे क्योंकि अब उन्हें डर रहेगा कि सरकार समय समय पर विमुद्रीकरण कर सकती है। नेक्स्ट हमारा 3 मार्कर था विशेष आर्थिक जोन या स्पेशल इकोनॉमिक जोन। क्या होते हैं ये? तो ऐसे उत्पादक व्यापारिक क्षेत्र, ध्यान दीजिए, उत्पादक अर्थात जहां उत्पादन होता है और व्यापारिक अर्थात व्यापार हेतु उत्पादन होता है। क्षेत्र तो ऐसे उत्पादक व्यापारिक क्षेत्र जिनमें उदार एवं बेहतर सुविधाएं दी जाती हैं। उदार अर्थात जो सरकार का नियमन रहता है वह अत्यधिक ही उदार रहता है। सेकंड, बेहतर सुविधाएं अर्थात जो वैश्विक स्तर पर सर्वश्रेष्ठ सुविधाएं हैं ऐसी सुविधाएं उन क्षेत्रों में उपलब्ध कराई जाती हैं। अब इनकी स्थापना का उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य SEZ का है पहला, निवेश को आकर्षित करना, क्योंकि सरकार जब ऐसे क्षेत्र बना देती है तो इन क्षेत्रों में अधिक निवेश होता है। सेकंड है, इसका उद्देश्य यह भी है कि अधिक उत्पादन उस क्षेत्र में हो, निवेश अधिक हो, फलता वह निर्यात को भी बढ़ावा देगा। तो 2 मेन उद्देश्य SEZ के होते हैं, पहला निवेश को आकर्षित करना और दूसरा निर्यात को बढ़ावा देना। उदाहरण आप यहाँ पर बता सकते हैं, MP के हम SEZ देखें तो पीथमपुर और इंदौर 2 SEZ हैं। वहीं अगर देश में पहले SEZ की बात करें तो कांडला को पहला SEZ बनाया गया था, कांडला बंदरगाह को। नेक्स्ट हमारा 3 मार्कर था सिडो अर्थात स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसे हिंदी में आप पूर्ण रूप बता सकते हैं लघु उद्योग विकास संगठन। इसकी स्थापना 1954 में की गई। उद्देश्य क्या था इसका? MSME के विकास हेतु नीति निर्माण करना, यह आपने इसका उद्देश्य बता दिया। कार्य की बात करें, लघु उद्योगों को जो MSME है उनको वित्तीय एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना, यह सिडो का उद्देश्य था। तो आप 4 पॉइंट में जैसे उसका पूर्ण रूप बता दिया, लघु उद्योग विकास संगठन, स्थापना 1954, उद्देश्य क्या है? MSME के विकास हेतु नीति निर्माण करेगा कौन? सिडो। और इसका जो कार्य है लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता देना एवं उनको तकनीकी सहायता देना, यह सिडो का कार्य है। नेक्स्ट हमारा 3 मार्कर क्वेश्चन था GDP एवं GNP में अंतर। देखिए, GDP की परिभाषा और GNP की आप परिभाषा देंगे तो काफ़ी लंबी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। मैं परिभाषा आपको एक बार बता दे रहा कि जब कभी आपकी पूछी जाए तो आप उसे बता सकते हैं किस तरह से कि GDP क्या होता है? एक वित्तीय वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य को क्या बोलेंगे? GDP। जबकि GNP क्या है? देश के नागरिकों द्वारा एक वित्तीय वर्ष में देश के भीतर या बाहर उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य को GNP कहते हैं। ये आप परिभाषा जब लिखेंगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा 3 मार्कर के हिसाब से, लेकिन आप और एक ही पॉइंट आप वहाँ पर दे पाएंगे। हमने यहाँ छोटे छोटे पॉइंट लिए हैं और 3 पॉइंट यहाँ पर कवर किए हैं। पहला, दोनों के आप यहाँ पूर्ण रूप बता देंगे। GDP सकल घरेलू उत्पाद होता है, GNP सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है। सेकंड अंतर दिया है, इसमें घरेलू सीमा में GDP में घरेलू सीमा में उत्पादित संपूर्ण आय शामिल होती है, जबकि GNP में देश के नागरिकों की संपूर्ण आय शामिल होती है, अर्थात देश के नागरिकों द्वारा देश के भीतर या बाहर जो उत्पादित आय है एक वर्ष के भीतर वह GNP है। थर्ड जो है, हमने दोनों के फॉर्मूले यहाँ पर बता दिए। GDP का फॉर्मूला होता है GNP - X + M, जबकि GNP का फॉर्मूला होता है GDP + X - M। X का अर्थ है देश के नागरिकों द्वारा देश के बाहर उत्पादित आय, जबकि M है विदेशी नागरिकों द्वारा देश की सीमा में अर्जित आय। ठीक है, इस तरह आप इसको अंतर को लिख सकते थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था ग्रीन वित्त। देखिए, MPPSC मुख्य परीक्षा में ग्रीन वित्त हुआ, ग्रीन लेखांकन हुआ या ग्रीन शब्द की कुछ जो टर्मिनोलॉजी हैं उससे हर बार एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इस तरह के जो क्वेश्चन हैं उनको अच्छे से तैयार कर लें। अब ग्रीन वित्त क्या है हम बता दे रहे हैं। सतत विकास में वित्तीय निवेश का प्रवाह करना क्या है? ग्रीन वित्त है। अर्थात सतत विकास में आप जो निवेश करेंगे उसे ही ग्रीन वित्त कहेंगे, अर्थात ऐसा धन जो सतत विकास के लिए उपयोग में लाया गया उसे ग्रीन वित्त कहा गया।
अब सेकंड पॉइंट हमने दिया यह समावेशी विकास की अवधारणा है। थर्ड दिया इसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य हमने बता दिया स्थायी अर्थव्यवस्था के विकास को प्रेरित करना। स्थायी अर्थव्यवस्था क्या होती है, जो दीर्घ काल तक चले, ठीक है। और इसके उपाय हम बता सकते हैं लास्ट में, किस तरह ग्रीन वित्त का उपयोग किया जा सकता है। ग्रीन बैंकिंग सेवा प्रारंभ की जाए, ग्रीन एफडीआई किए जाए और ग्रीन पत्र बाजार लाया जाए। इस तरह यह ग्रीन वित्त 3 मार्कर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा हुआ। नेक्स्ट हमारा 3 मार्कर क्वेश्चन था निरपेक्ष गरीबी। यह गरीबी का एक प्रकार है, तो हम इसे 3 मार्कर में किस तरह लिख सकते हैं। देखिए, हेड काउंट अनुपात के आधार पर गरीबी का एक प्रकार, अर्थात यह हेड काउंट अनुपात के आधार पर गरीबी का एक प्रकार है। इसमें व्यक्ति न्यूनतम उपभोग वस्तु प्राप्त करने में असमर्थ होता है। क्या होता है, एक स्तर निर्धारित कर दिया जाता है और व्यक्ति उस स्तर के जो स्तर है उसको न्यूनतम उपभोग को प्राप्त करने में असमर्थ होता है। थर्ड पॉइंट दिया यह न्यूनतम कैलोरी उपभोग से जुड़ी अवधारणा है, अर्थात आपने एक न्यूनतम कैलोरी अवधारणा जो है उसको निर्धारित कर दिया। यदि व्यक्ति उस कैलोरी को प्राप्त नहीं कर पा रहा तो वह निरपेक्ष गरीबी के अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा। अब हम उस उपभोक्ता स्तर को बता दे रहा है कि वह स्तर क्या है। ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो यह 2400 कैलोरी है, जबकि शहरी क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यह 2100 कैलोरी है। इस तरह हमारा निरपेक्ष गरीबी का 3 मार्कर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हमारा 3 मार्कर था छद्म बेरोजगारी क्या है। इसका अन्य नाम है प्रच्छन्न बेरोजगारी या अदृश्य बेरोजगारी। सेकंड पॉइंट हम इसको बताएंगे कि है क्या ये। कृषि कार्य में आवश्यकता से अधिक श्रम बल क्रियाशील होना, अर्थात ऐसे व्यक्ति जिनका कृषि कार्य में आवश्यकता नहीं थी, उस कार्य में आवश्यकता नहीं थी फिर भी वह उसमें संलग्न है, ठीक है। यह तो छद्म बेरोजगारी हुई। और इसके क्या है नेक्स्ट पॉइंट हम बताएंगे, इसमें अधिक श्रम बल की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है, अर्थात जो अधिक श्रम बल लगा है उसे यदि हम उस कार्य से हटा दें तो उस कार्य के परिणाम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अर्थात अतिरिक्त श्रम बल की जो उत्पादकता है वह शून्य है। लास्ट इसके उपाय, अर्थात हम इस छद्म बेरोजगारी को कैसे कम कर सकते हैं या समाप्त कर सकते हैं वह भी हम बता दे रहे हैं। उपाय है मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि क्या है कि आप कृषि कार्य में संलग्न हैं तो उसके साथ साथ पशुपालन, मछली पालन, कुक्कुट पालन जैसे कार्य भी करने लगें तो आपकी जो छद्म बेरोजगारी है वह धीरे धीरे कम हो जाएगी। सेकंड उपाय है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा भी छद्म बेरोजगारी कमी के लिए सहायक हो सकता है। नेक्स्ट हमारा 3 मार्कर क्वेश्चन था सहकारी संघवाद। अवधारणा क्या है, केंद्र व राज्य के मध्य क्षैतिक संबंध, क्षैतिक अर्थात समान। इस अवधारणा के अंतर्गत सहकारी संघवाद के अंतर्गत केंद्र व राज्य एक दूसरे के आमने सामने बैठकर कार्य करते हैं, अर्थात एक कुर्सी पर सामने केंद्र होगा तो दूसरी कुर्सी पर वहां राज्य होगा। यह समान क्षैतिज अवधारणा है सहकारी संघवाद। इसमें क्या होता है, सेकंड पॉइंट हमने लिखा नीति निर्माण में राज्यों की भूमिका में विस्तार करना, अर्थात राज्यों को भी उतना ही महत्व देना जितना कि केंद्र का है नीति निर्माण में। थर्ड है राज्यों को आर्थिक रूप से अधिक सशक्त बनाना। फोर्थ इसका उदाहरण हम दे देंगे, प्रचलित उदाहरण सहकारी संघवाद का सभी को ज्ञात है कि नीति आयोग है। नेक्स्ट हमारा 3 मार्कर था केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO। इसकी स्थापना 2 मई 1951 को हुई। सिफारिश इसकी PC महाल नोविस द्वारा की गई। मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका कार्य क्या है, सांख्यिकी मानकों का प्रतिपादन और अनुरक्षण करना, और यह एक रिपोर्ट जारी करता है संयुक्त उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। इस तरह यह 5 पॉइंट हमने इसमें दिए। एक कार्य आप इसका यह भी बता सकते हैं कि यह राष्ट्रीय आय की गणना भी करता है। नेक्स्ट हमारा 3 मार्कर क्वेश्चन है नगद आरक्षित अनुपात CRR। इसका फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशो। अब होता क्या है ये, पहला पॉइंट बैंकों को अपनी जमा का एक निश्चित अंश RBI के पास रखना होता है, अर्थात बैंकों के पास जितना जमा है उसका एक निश्चित अनुपात जो कि RBI निर्धारित करता है को RBI के पास जमा करना होता है। सेकंड, RBI की मौद्रिक नीति निर्धारण का यह एक अंश है। इसे इमरजेंसी ब्रेक की भांति RBI उपयोग करता है, अर्थात जब बहुत ज़्यादा मौद्रिक नीति में इमरजेंसी आ जाती है तब RBI CRR का उपयोग करता है।
आरबीआई त्वरित मुद्रास्फीति नियंत्रण हेतु सीआरआर का प्रयोग करता है। अर्थात जब त्वरित रूप से मुद्रास्फीति नियंत्रण आरबीआई को करना होता है तब वह सीआरआर में परिवर्तन करता है। वर्तमान सीआरआर 3% है। आपको सीआरआर आए, एसएलआर आए या इससे संबंधित जो टर्मिनोलॉजी है वह कुछ भी आए, वर्तमान सीआरआर आपको जरूर बताना है। जो सीआरआर होती है या कोई भी जो मौद्रिक नीति के नियंत्रक अंग है वह त्रिमासिक रूप से आरबीआई जारी करता है। तो आप जो करंट का त्रिमासिक दर हो आप उसे वहाँ क्वेश्चन में जरूर लिखें। नेक्स्ट हमारा 3 मार्कर था गैर निष्पादित परिसंपत्तियाँ या गैर निष्पादित संपत्तियाँ, इन्हें बोलते हैं एनपीए। एनपीए अर्थात नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। इसे आप किस तरह लिख सकते थे? बैंकों द्वारा वितरित ऐसी संपत्ति जिस पर निर्धारित तिथि के 90 दिन बाद तक मूलधन या ब्याज प्राप्त ना हो। अर्थात बैंक ने कोई ऋण दिया और एक तिथि निर्धारित की थी कि आपको वह ऋण इस तिथि को वापस करना है। आपने उस तिथि के 90 दिन बाद तक भी ना तो मूलधन और ना ही ब्याज वापस किया तो वह धन या ऋण एनपीए कहलाने लगेगा। उदाहरण आप बता सकते हैं यहाँ पर जो हाल ही में प्रचलित केस रहे हैं विजय माल्या एवं नीरव मोदी के मामले। प्रभाव क्या होते हैं? आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अब जब जो धन था वह आर्थिक विकास में लगना था लेकिन वह एनपीए के रूप में व्यक्तियों द्वारा खर्च कर दिया गया तो आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मुद्रास्फीति दर में वृद्धि होती है। वह कैसे कि बैंकों का जो धन था वह चला गया, अब बैंक कम ऋण देंगे, फलता बाजार में धन कम हो जाएगा और मुद्रास्फीति को बढ़ावा मिलेगा। लास्ट हमारा 3 मार्कर था मुद्रा बैंक। क्या होता है मुद्रा बैंक? आप इसका पूर्ण रूप बता देंगे पहले। माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, यह मुद्रा का पूर्ण रूप है। अर्थात M फॉर माइक्रो, U फॉर यूनिट्स, डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। स्थापना इसकी 8 अप्रैल 2015 को की गई। नेक्स्ट, उद्देश्य क्या है इसका? सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता देना, यह मुद्रा बैंक का उद्देश्य है। आप इसका कार्य और बता सकते हैं। सूक्ष्म वित्त संस्थाओं का पंजीकरण, पर्यवेक्षण एवं उनका पुनर्वित्तीयन करना मुद्रा बैंक के कार्य होते हैं। पंजीकरण अर्थात जो नई सूक्ष्म वित्त संस्था स्थापित होगी उसे अपने को मुद्रा बैंक के पास रजिस्टर कराना होगा। उसके जो पर्यवेक्षण का कार्य होगा वह भी मुद्रा बैंक करेगा और जब कभी उस संस्थान को वित्त की आवश्यकता होगी या पुनर्वित्तीयन उसका होना होगा तो वह भी मुद्रा बैंक करेगा। इस तरह आपके यहाँ 3 मार्कर क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब हम 6 मार्कर क्वेश्चन देखेंगे। पहला हमारा 6 मार्क क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश के आर्थिक विकास के समक्ष कौन कौन सी मुख्य चुनौतियां थीं, यह हमें बताना था। आप देखिए 6 मार्कर इकोनॉमी वाले पोर्शन में भूमिका निष्कर्ष अवश्य दें, 6 मार्कर और 15 मार्कर दोनों में। तो हम यहाँ प्रत्येक क्वेश्चन में थोड़ी सी भूमिका, 1 से 2 लाइन की भूमिका और 1 से 2 लाइन का निष्कर्ष अवश्य देखेंगे। क्या हो सकती है इसकी भूमिका? सोने की चिड़िया से सुशोभित भारत 200 वर्षों के औपनिवेशिक शासन से निर्बल एवं दरिद्र राष्ट्र में तब्दील हो जाता है, यह हमने इसकी भूमिका देखी। अब 1947 के समय क्या चुनौतियां थीं वह हमें बताना है, तो प्रमुख चुनौतियां हम देख लेते हैं। देखिए हमने तो यहाँ पॉइंट वाइज लिख दिया क्योंकि ये स्लाइड फॉर्म में बनाया गया है, लेकिन ऐसे जब क्वेश्चन आए आप पेज में लिख रहे हों तो कोशिश करें इनको फ्लो चार्ट के माध्यम से बताते जाएं। फ्लो चार्ट के माध्यम से जब आप बता रहे होंगे, पहली बात आपके पॉइंट दिखेंगे, दूसरी बात डाटा आपको कम लिखना होगा या शब्द कम लिखना पड़ेंगे और आपका पेज भरा हुआ दिखेगा, तो आपका समय भी वहाँ पर बच जाएगा। इस तरह आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। प्रमुख चुनौतियां हम देखेंगे। पहली चुनौती गरीबी की समस्या। देखिए जब आज़ाद हुआ था देश तो देश में बड़ी मात्रा में गरीबी थी या देश पूरा संपूर्ण देश ही गरीबी की समस्या से जूझ रहा था। सेकंड था भुखमरी की समस्या देश में विद्यमान थी। थर्ड उच्च बेरोजगारी दर थी। फोर्थ अशिक्षा की स्थिति थी। उस समय मात्र 10 से 15% के समथिंग साक्षरता दर हुआ करती थी। औद्योगिकीकरण था, अर्थात नए उद्योगों को बढ़ावा नहीं मिल रहा था। कृषि का पतन, अर्थात जो
अंग्रेजों की भू राजस्व नीतियाँ थी, उनसे कृषि का पतन हो चुका था। छोटे उद्योगों का पतन, अर्थात जो हमारे लघु एवं छोटे उद्योग थे वह भी अंग्रेजों के कारण पतित हो चुके थे। न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय थी, बीमारियां व महामारी का खतरा था, एवं लास्ट जो हमारा चुनौती थी पूर्ण अविकसित संरचना, अर्थात जो आधारभूत संरचना थी वह पूर्णतः अविकसित थी। यह प्रमुख चुनौतियां थीं भारत में स्वतंत्रता के बाद, या अर्थात 1947 के बाद निम्न चुनौतियां भारत के समक्ष विद्यमान थीं। अब आप इस क्वेश्चन में क्या निष्कर्ष दे सकते हैं वह हम लिख देंगे। स्वतंत्रोपरांत भारत ने तीव्र आर्थिक विकास किया और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हुआ, अर्थात जो चुनौतियां थीं हमने उनसे निपटा और तीव्र आर्थिक विकास किया, और वर्तमान में भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। किसके आधार पर? पीपीपी के आधार पर। नेक्स्ट हमारा 6 मार्कर क्वेश्चन था, भारत में नियोजन की उपलब्धियों एवं इसकी सीमाओं पर प्रकाश डालिए। 2 भाग थे इस क्वेश्चन के, पहले आपको उपलब्धियां उसकी बताना है, देन उसकी सीमाएं भी आपको रेखांकित करना है। भूमिका हम देखेंगे, औपनिवेशिक दरिद्र अर्थव्यवस्था को विकास के मार्ग पर लाने हेतु भारत में नियोजनात्मक आर्थिक प्रणाली अपनाई गई। यह हमने इसकी भूमिका देखी। अब इसकी 2 भाग थे क्वेश्चन के, पहला उपलब्धियां और देन सीमा। पहले हम इसकी उपलब्धियां देखेंगे। पहली उपलब्धि राष्ट्रीय आय में वृद्धि। 1950 में जहां जो हमारी जीडीपी वृद्धि दर थी लगभग 1.5% थी, वही 2017 में 7.9% हो गई। तो इस तरह हमने राष्ट्रीय आय में वृद्धि की। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई, पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि हुई, उद्योगों का विकास एवं विविधीकरण हुआ, अर्थात नए उद्योग बढ़े और विविधीकरण अर्थात नई नई चीज़ों के उद्योग स्थापित हुए। आधारभूत संरचना का विकास हुआ, बिजली, पानी, सड़क आदि का विकास किया गया। सामाजिक संरचना का विकास हुआ, अर्थात शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी देश ने प्रगति की। यह तो नियोजन की उपलब्धियां रहीं। अब इसकी सीमाएं हमें बतानी थी, अर्थात क्या कमियां नियोजन की आज भी रहीं। पहली कमी, निर्धनता का उच्च स्तर आज भी विद्यमान देश में है। सेकंड, बेरोजगारी की समस्या देश में विद्यमान है। आधारभूत संरचना का निम्न स्तर, अर्थात हमने आधारभूत संरचना का विकास तो किया लेकिन वह आज भी विश्व के अन्य देशों की तुलना में निम्न स्तर पर है। उच्च आर्थिक असमानता, देश में जो विकास हुआ वह कुछ वर्गों तक, कुछ लोगों तक सीमित रहा और अनेक लोग आज भी गरीबी के स्तर से जी रहे हैं। इस प्रकार उच्च आर्थिक असमानता व्याप्त हुई। निरंतर बढ़ती मुद्रास्फीति, आज भी देश में निरंतर मुद्रास्फीति बढ़ती जा रही है। इस तरह यह आपने इसकी मेन बॉडी दी। लास्ट में हम निष्कर्ष लिखेंगे, सीमित चुनौतियों के साथ भारत में नियोजन का प्रभाव विकासात्मक रहा, अर्थात हमने जब स्वतंत्रता प्राप्त की तब हमारी स्थिति कैसे थी, हमने लास्ट क्वेश्चन में उसे देखा। तो उन चुनौतियों को दूर करते हुए जो नियोजन रहा उसकी कुछ चुनौतियां आज भी हैं, लेकिन उसका जो प्रभाव रहा वह विकासात्मक रहा है। इस तरह आप इसका निष्कर्ष दे सकते थे। नेक्स्ट हमारा 6 मार्कर क्वेश्चन है, मुद्रा बाजार क्या है? भारत में मुद्रा बाजार की संरचना बताइए। पहले हम इसकी भूमिका देखेंगे। ऐसा संगठन जहां कोई संस्थान या व्यक्ति अपनी निधि को अल्पकाल के लिए ऋण पर उपलब्ध कराता है, अर्थात यह एक संगठन तरह का होता है जहां कोई संस्था क्या हो सकती है, कोई भी बैंक हो सकती है, या फिर कोई व्यक्ति अपनी निधि को अल्पकाल के लिए ऋण के रूप में उपलब्ध कराता है। यह मुद्रा बाजार होता है। मुद्रा बाजार की संरचना हम देखेंगे तो भारत में 3 तरह के मुद्रा बाजार होते हैं। पहला संगठित मुद्रा बाजार, दूसरा असंगठित मुद्रा बाजार और तीसरा है उप मुद्रा बाजार। हम तीनों को थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब कर देंगे। संगठित मुद्रा बाजार में क्या क्या आता है, तो उसमें आरबीआई आ जाएगा, आपका जो वाणिज्यिक बैंकें हैं वो आ जाएंगी सारी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इसमें आ जाएंगी, राज्य वित्त निगम इसमें आ जाएंगे और लास्ट विदेशी बैंक भी संगठित मुद्रा बाजार में सम्मिलित होंगे। सेकंड भाग है हमारा असंगठित मुद्रा बाजार। इसमें कौन होंगे? देसी बैंकर्स, साहूकार, महाजन जो ऋण उपलब्ध कराते हैं, ट्रेडर्स एवं मित्र इसमें सम्मिलित हो जाएंगे और चिट फंड भी इसमें सम्मिलित होंगे। उप मुद्रा बाजार के अंतर्गत हम देख लेते हैं
मांग मुद्रा बाजार, हुंडी बाजार और वाणिज्यिक प्रपत्र इसके अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। इस तरह यह हमारा क्वेश्चन हुआ। इसका निष्कर्ष हम देखेंगे। मुद्रा बाजार ऋण मुहैया कराकर आर्थिक विकास की गति को तीव्रता प्रदान कराता है। इस तरह यह हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हमारा 6 मार्कर है मध्य प्रदेश में हवाई यातायात का वर्णन करते हुए इसकी समस्याएं इंगित करना कीजिए। क्या बताना था हमें? पहले तो उसकी स्थिति बताना है हवाई यातायात की, और देन उसकी समस्याएं मध्य प्रदेश में बताना है। तो आप पहले भूमिका देंगे। मध्य प्रदेश देश के मध्य में स्थित होने के कारण यहाँ से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय हवाई यातायात विकास की संभावनाएं अत्यधिक हैं। अर्थात देश के मध्य में होने के कारण इससे देश के चारों क्षेत्रों में, इसके साथ ही विदेशों में जाना भी आसान है। इस कारण यहाँ हवाई यातायात की विकास की संभावनाएं अधिक हैं। देन अब इसका वर्णन करना है, हमें बताना है क्या स्थिति हवाई यातायात की मध्य प्रदेश में है। पहला पॉइंट, राज्य में 5 हवाई अड्डे हैं। कहाँ कहाँ? इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, खजुराहो। इन 5 हवाई अड्डों में से 3 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं, वह भी हम बता देंगे, इंदौर, भोपाल और खजुराहो। थर्ड, 33 हवाई पट्टियाँ यहाँ पर हैं, जिनमें से 7 राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधीन हैं। यह तीसरा पॉइंट हुआ। चौथा, राज्य में एयर टैक्सी सेवा भी संचालित है। 4 पॉइंट हुए। और 5वां एवं लास्ट, वायु सेवा जो है राज्य में इंडियन एयरलाइंस द्वारा संचालित है। इस तरह यह हवाई यातायात की मध्य प्रदेश में स्थिति हुई। अब इसकी समस्याएं हमें बताना थी। पहली समस्या, वित्त की कमी। सेकंड है तकनीकी कुशलता का अभाव। थर्ड, हवाई सेवा का महंगा होना, अर्थात आम जन के लिए यह वहनीय नहीं है, अर्थात आम जन इससे यातायात नहीं कर सकते। चौथा है रेल यातायात से प्रतिस्पर्धा। मध्य प्रदेश की अधिकांश जनसंख्या तुलनात्मक रूप से रेल यातायात को ज़्यादा पसंद करती है हवाई यातायात की अपेक्षा। हवाई सेवा की नियमित मांग न होना, अर्थात प्रत्येक समय हवाई यातायात की ज़रूरत नहीं होती। इस तरह यह इसकी प्रमुख समस्याएं हुई। अब हम इसका निष्कर्ष लिख सकते हैं, हवाई परिवहन का विकास तीव्र आर्थिक विकास के लिए अनिवार्य होता है। अर्थात यदि आपको तीव्र आर्थिक विकास करना है तो परिवहन के संसाधनों में आपको हवाई यातायात का भी विकास करना होगा। इस तरह यह क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। 5वां 6 मार्कर क्वेश्चन हम देखेंगे। क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे विभिन्न उपायों एवं आवश्यक उपायों का वर्णन कीजिए। क्या बताना है आपको? पहला कि सरकार ने क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए क्या उपाय किए हैं और अब क्या उपाय भविष्य में किए जाने की आवश्यकता है, यह दोनों चीज़ें आपको बतानी थी। पहले हम भूमिका लिखेंगे, क्षेत्रीय असंतुलन का समाधान करना समावेशी विकास की अनिवार्यता है। ठीक है, अब सरकार ने क्या प्रयास किए हम वह बता दे रहे हैं। पहला, कुछ राज्यों को विशेष पिछड़े राज्य का दर्जा देना। देखिए, जब किसी राज्य को विशेष पिछड़े राज्य का दर्जा दिया जाता है तो उसे विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे वित्त के बंटवारे में, अन्य क्षेत्रों में रियायतें प्रदान सरकार करती है। सेकंड प्रयास लिखेंगे, विशेष क्षेत्र विकास प्रोग्रामों का क्रियान्वयन। थर्ड है पहाड़ी एवं जनजातीय क्षेत्रों के विकास हेतु विशेष योजना निर्माण। फोर्थ है विभिन्न ग्राम विकास कार्यक्रम। देखिए, क्षेत्रीय असंतुलन किस किस के मध्य हो सकता है? गांव शहर के मध्य हो सकता है, विभिन्न राज्यों के मध्य होता है। तो अलग अलग गांव को चयनित कर लिया जाता है और उनमें विभिन्न ग्राम विकास कार्यक्रम संचालित होते हैं, और राज्यों को भी चयनित कर लिया जाता है तो उनको भी विशेष रियायतें प्रदान सरकार करती है। नेक्स्ट हमारा प्रयास सरकार द्वारा किया गया है पिछड़े क्षेत्रों में निवेश हेतु प्रोत्साहन। अर्थात कोई व्यक्ति पिछड़े क्षेत्र जो हैं या पिछड़े राज्य हैं उनमें निवेश करेगा तो सरकार उनको रियायत देगी, उनको सब्सिडी प्रदान करेगी। लास्ट, पिछड़े क्षेत्रों में आयकर में रियायतें। अर्थात कोई बिजनेसमैन या व्यवसायी जिन्होंने पिछड़े क्षेत्रों में निवेश किया और वहाँ से धन अर्जित करते हैं तो उन्हें आयकर में छूट सरकार प्रदान करेगी। यह तो सरकार के प्रयास हुए। अब क्या सुझाव हम दे सकते हैं इन क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए, वह हम देख लेते हैं। पहला, विशेष क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों का संचालन किया जाए। सेकंड, पिछड़े क्षेत्रों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व में वृद्धि।
क्या होता है कि जिन क्षेत्रों से राजनेता या कोई प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि आता है तो वह अपने क्षेत्र के विकास पर अत्यधिक ध्यान देता है। तो जो पिछड़े क्षेत्र हैं उनसे राजनीतिक प्रतिनिधित्व को वहाँ से बढ़ाया जाए, अर्थात उनके जनप्रतिनिधियों को शासन में सम्मिलित किया जाए, तो वह उन क्षेत्रों के विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित करेंगे। थर्ड है संसाधनों का समुचित दोहन किया जाए। फोर्थ, पिछड़े क्षेत्रों में तीव्र आधारभूत संरचना का विकास हो, क्योंकि आधारभूत संरचना ही आर्थिक विकास को संचालित करती है। जन भागीदारी भी उन क्षेत्रों की बढ़ाई जाए। इस तरह यह हमने सुझाव दिए। लास्ट में आप एक निष्कर्ष लिख सकते हैं कि क्षेत्रीय असंतुलन का समाधान तीव्र आर्थिक विकास के रूप में परिलक्षित होगा। यह क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हमारा 6 मार्कर क्वेश्चन है, गरीबी के दुष्चक्र को स्पष्ट कीजिए। अर्थात गरीबी का दुष्चक्र होता क्या है। पहले आप इसकी भूमिका देखेंगे। अल्प विकसित राष्ट्रों में गरीबी का दुष्चक्र चलता है, अर्थात गरीबी और अधिक गरीबी को जन्म देती है। यही तो एक दुष्चक्र है कि आप गरीब हैं तो और अधिक गरीब होते जाएंगे, यह दुष्चक्र है। इसके संबंध में जो अर्थशास्त्री हैं एक रैगनर नर्क्स, उन्होंने अपना कोड दिया है, एक देश गरीब है क्योंकि वह गरीब है। ठीक है, एक देश गरीब है क्योंकि वह गरीब है, अर्थात गरीबी स्वतः ही गरीबी को जन्म देती है। अब इसको आप एक पैरा के रूप में बता सकते हैं इसका दुष्चक्र। माफ़ कीजिएगा, फ्लो चार्ट के माध्यम से हम इसका गरीबी का दुष्चक्र को बताएंगे। इसके 2 स्तर पर हम देख सकते हैं, पहला राष्ट्रीय स्वरूप और दूसरा व्यक्तिगत स्वरूप। राष्ट्रीय स्वरूप हम देखते हैं कि निम्न आर्थिक विकास किसी राज्य का है। निम्न आर्थिक विकास किसी राज्य का है, ठीक है, तो क्या होगा, उस राज्य में अधिक बेरोजगारी होगी। जब बेरोजगारी अधिक होगी तो जो अन्य लोग हैं जो बेरोजगार हैं उनकी निम्न प्रति व्यक्ति आय होगी। निम्न प्रति व्यक्ति आय जब होगी तो वह अपना जो धन है वह शिक्षा पर खर्च नहीं कर पाएंगे। उनका स्वास्थ्य का एक स्तर जो होगा वो निम्न होगा, अर्थात शिक्षा स्वास्थ्य का निम्न स्तर रहेगा। जब निम्न स्वास्थ्य शिक्षा रहेगी तो उनको अधिक व्यय किस पर करना पड़ेगा, अपने स्वास्थ्य की देखभाल पर, जिससे उनकी बचत जो होगी निम्न होगी, अर्थात निम्न बचत होगी। जब उनके पास पैसा कम बचेगा तो अगले कार्यों में वह निवेश भी कम करेंगे, अर्थात निवेश की कमी रहेगी, फलस्वरूप निम्न आर्थिक विकास रहेगा। इस तरह यह एक आपका चक्र चलता रहेगा। क्या, एक बार रिपीट हम कर दे रहे हैं, निम्न आर्थिक विकास से निम्न बेरोजगारी होगी, निम्न बेरोजगारी से निम्न प्रति व्यक्ति आय रहेगी, निम्न प्रति व्यक्ति आय से निम्न शिक्षा स्वास्थ्य रहेगा, इसके कारण निम्न बचत रहेगी और फलस्वरूप निम्न निवेश की कमी रहेगी। माफ़ कीजिए, निवेश की कमी रहेगी। निवेश कम होने से आर्थिक विकास जो होगा आपका कम ही रहेगा। और इसका अब हम व्यक्तिगत स्वरूप देखेंगे कि यदि परिवार में गरीबी है, परिवार में गरीबी होगी तो जो बच्चों के पालन पोषण होगा उसका निम्न स्तर रहेगा। निम्न स्तर होने के कारण ना अधिक उनकी शिक्षा पर ध्यान दिया जाएगा और ना ही उनके स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाएगा। फलस्वरूप उनकी शिक्षा ना मिलने के कारण उनमें कौशल का विकास नहीं होगा, उनके कौशल का स्तर निम्न रहेगा। फलस्वरूप उन्हें कौशल युक्त रोजगार नहीं मिलेगा या उन्हें रोजगार ही नहीं मिल पाएगा। रोजगार की कमी रहेगी तो फलस्वरूप पुनः गरीब परिवार में जो है वो गरीबी आ जाएगी। तो यह एक गरीबी का दुष्चक्र चलता है। लास्ट में हम इसका निष्कर्ष देंगे कि रैगनर नर्क्स के प्रबल धक्का सिद्धांत अनुसार अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्र में एक साथ निवेश द्वारा गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ा जा सकता है। अर्थात यदि आपको गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकलना है तो इसके लिए रैगनर नर्क्स एक सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं जिसका नाम है प्रबल धक्का सिद्धांत। इसके अनुसार आप अपना सारा धन अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में लगा दीजिए तो आपका जो दुष्चक्र है वह टूट जाएगा। इस तरह यह आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हमारा 6 मार्कर है, भारत में बेरोजगारी की स्थिति बताते हुए इसके प्रमुख कारणों को इंगित कीजिए। पहले आपको स्थिति बताना है, देन उसके प्रमुख कारण बताना है। स्थिति हम देख लेते हैं। सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE की नवीन रिपोर्ट मई 2020 के अनुसार भारत में बेरोजगारी दर 24.48% रही। देखिए यह मासिक स्थिति बता रहा है जो कि कोरोना के कारण वर्तमान में बढ़ चुकी है, लेकिन यदि आप एक ओवरऑल बेरोजगारी दर बताना चाहते हैं तो वह आज की डेट में लगभग 6 पॉइंट के करीब है। आप इसे एक बार चेक भी कर लीजिए तो आप उसे वहां पर बता सकते हैं। ठीक है,
अब स्थिति आपको बतानी थी, तो क्या स्थिति है भारत में बेरोजगारी का स्वरूप हम देख लेंगे। शहरी बेरोजगारी है, ग्रामीण बेरोजगारी है और एक अन्य प्रकार बेरोजगारी का भी है। तीनों में हम देखेंगे। शहरी बेरोजगारी के अंतर्गत शिक्षित बेरोजगारी, औद्योगिक बेरोजगारी, यह शहरी बेरोजगारी में है। ग्रामीण बेरोजगारी में अदृश्य बेरोजगारी है और मौसमी बेरोजगारी है, जबकि अन्य में चक्रीय बेरोजगारी है और खुली बेरोजगारी है। इस तरह यह आपका भारत में बेरोजगारी की स्थिति देखी। अब क्या कारण है भारत में बेरोजगारी के, वह हम देख ले रहे हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, अर्थात तीव्र जनसंख्या विस्फोट बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है। सेकंड है दोष युक्त शिक्षा पद्धति, अर्थात जो भारत की शिक्षा पद्धति है वह कौशल पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती, अर्थात रोजगार सृजन करने वाली शिक्षा पद्धति भारत में नहीं है। थर्ड है कृषि का पिछड़ापन, अर्थात कृषि कार्य में अत्यधिक जनसंख्या संलग्न है, फिर भी कृषि क्षेत्र जो है पिछड़ा हुआ है, तो यह भी बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। कौशल विकास का अभाव, दोष युक्त रोजगार नीतियाँ। नेक्स्ट है कुटीर एवं लघु उद्योगों का निम्न विकास, अर्थात इस क्षेत्र में सरकार अधिक ध्यान नहीं दे रही। और लास्ट जो है बेरोजगारी का कारण, तीव्र औद्योगिकीकरण का अभाव। औद्योगिकीकरण जो होता है वह रोजगार दर को बढ़ाता है, फलस्वरूप बेरोजगारी कमी होगी। लेकिन भारत में जो है तीव्र औद्योगिक विकास नहीं हो पा रहा, फलस्वरूप बेरोजगारी बढ़ रही है। इस तरह यह क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत में मनरेगा किस प्रकार बेरोजगारी को कम करने में सहायक सिद्ध हुई है, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। यहाँ क्वेश्चन के दो भाग हैं। पहला, मनरेगा की हमें विशेषता बताना है कि किस तरह वह बेरोजगारी को कम करने में सहायक हुई, और सेकंड उसकी आलोचना भी हमें यहाँ बताना थी। पहले हम क्वेश्चन की भूमिका देखेंगे। मनरेगा को प्रारंभिक तौर पर 2 फरवरी 2006 से देश के 200 जिलों में लागू किया गया। यह भूमिका हमने लिखी। देखिए 200 जिलों में प्रारंभिक रूप से किया गया था स्टार्ट, देन कुछ समय पश्चात देश के संपूर्ण जिलों में इसे लागू कर दिया गया है। अब प्रावधान हम इसका थोड़ा सा बता देंगे कि क्या इसमें प्रावधानित है। पहला प्रावधान है, एक वित्तीय वर्ष में परिवार के वयस्क सदस्य को कम से कम 100 दिन का गारंटी शुदा अकुशल रोजगार मुहैया कराना। ध्यान दीजिए, इसमें जो श्रम मिलता है वो अकुशल मिलता है, और कम से कम एक वित्तीय वर्ष में कितना, 100 दिन का रोजगार यहाँ दिया जाता है। अब हमें बताएंगे कि बेरोजगारी कम करने में किस तरह यह सहायक हुई है। तो कुछ बिंदु हम बता सकते हैं यहाँ पर डाटा के रूप में। पहला, 2016-17 के मध्य में 7.64 करोड़ व्यक्तियों को रोजगार मिला। योजना के अंतर्गत 2016-17 का डाटा है कि 7.64 करोड़ व्यक्तियों को रोजगार मिला। सेकंड है, 2016-17 के मध्य में ही 234 करोड़ श्रम दिवस रोजगार सृजन हुआ, अर्थात कितने दिन रोजगार मिला व्यक्तियों को, 234 करोड़ दिन। थर्ड है, इनमें जो रोजगार जिन व्यक्तियों को दिया गया उनमें लगभग 21% SC को, 17.5% ST को और लगभग 56% महिलाओं के लिए रोजगार मिला। 3 पॉइंट हमने दिए। और लास्ट एक और डाटा हम दे सकते हैं कि 2018-19 में योजना पर लगभग 55,000 करोड़ रुपए व्यय किए गए। यह तो डाटा हुआ। एक और पॉइंट यहाँ पर दे सकते हैं आप कि जो मनरेगा है उस पर GDP का लगभग 5% व्यय किया जाता है। इस तरह यह आपने बताया कि किस तरह बेरोजगारी कम करने में मनरेगा सहायक है। अब सेकंड भाग जो क्वेश्चन का था कि आलोचना भी उसकी करनी थी, तो हम निम्न बिंदुओं पर इसकी आलोचना कर सकते हैं। पहला आलोचना का बिंदु है योजना के लिए अयोग्य व्यक्तियों को भी रोजगार मिलना, अर्थात जो प्रावधान किया गया है योजना में कि किन व्यक्तियों को रोजगार मिलना है, उनके अतिरिक्त व्यक्तियों को भी कभी कभी इस योजना का लाभ मिल जाता है। सेकंड है बड़ी मात्रा में व्याप्त भ्रष्टाचार। देखिए वर्तमान समय में या कोरोना काल में भी यह योजना बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार का केंद्र बनी हुई है। ऐसे व्यक्तियों को जो रोजगार पर नहीं जाते या जो योजना के अंतर्गत योग्य भी नहीं हैं, उन्हें भी इस योजना का लाभ मिल रहा है या उनके खातों में भी पैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं। थर्ड, गैर लाभकारी कार्यों में रोजगार प्रदान करना, अर्थात कभी कभी योजना में ऐसे कार्य किए जाते हैं जिनका परिणाम शून्य होता है, अर्थात जिनका परिणाम जो है किसी लाभ के लिए नहीं होता, और ऐसे कार्य योजना में करा दिए जाते हैं और लोगों को उस तरह का रोजगार वहाँ पर दिया जाता है।
तो यह भी इनकी आलोचना का बिंदु है। और लास्ट एक और आलोचना हम कर सकते हैं कि योजना के होने के बावजूद भी वर्तमान में बेरोजगारी दर में निरंतर वृद्धि हो रही है, फलस्वरूप यह योजना उतनी सफल सिद्ध नहीं हो पा रही है। लास्ट निष्कर्ष हम देंगे। देखिए, निष्कर्ष हमेशा आपको पॉजिटिव वे में देना होता है, तो हम भी यहाँ पर एक पॉजिटिव निष्कर्ष ही देंगे। क्या दे सकते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मनरेगा को निर्धनता निवारण का जीवंत स्मारक कहा है। इस तरह यह क्वेश्चन आपका यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव बताइए। आर्थिक प्रभाव आपको बताना थे, तो सर्वप्रथम हम प्रत्येक प्रश्न की भांति भूमिका देखेंगे कि वैश्वीकरण से तात्पर्य देशों के मध्य वस्तु, सेवा तथा श्रम का मुक्त प्रवाह होने से है। क्या बता दिया हमने यहाँ पर? वैश्वीकरण की डेफिनेशन टाइप में बता दिया। देन अब इसके आर्थिक प्रभाव बताना थे। देखिए, जहाँ कभी भी कोई प्रभाव पूछे और उसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों इफेक्ट हों, तो आप दोनों ही तरह के इफेक्ट देने की कोशिश करें। देखिए, जब तक कोई आपसे ना पूछे कि उसके नकारात्मक प्रभाव बताएं, तो कोशिश करें कि उस वे में आपके सकारात्मक पॉइंट ज़्यादा हों और नकारात्मक पॉइंट थोड़े से तुलनात्मक रूप से कम हों। अब हम सकारात्मक प्रभाव इसके बताएंगे। पहला है रोजगार में वृद्धि। वैश्वीकरण आया, वैश्वीकरण से देशों के मध्य व्यापार बढ़ा, व्यापार बढ़ेगा, उद्योग बढ़ेंगे, फलता रोजगार में वृद्धि होगी। सेकंड, विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि। वैश्वीकरण से वैश्विक व्यापार बढ़ता है, फलस्वरूप विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है और विदेशी मुद्रा भंडार में भी वृद्धि होती है। पूंजी व तकनीक का अंतर्राष्ट्रीय गमन हुआ। फोर्थ है तस्करी की समस्या की समाप्ति। वैश्वीकरण से पूर्व क्या होता था कि जो वस्तुएं थीं एक दूसरे के मध्य आसानी से तो प्रवाहित हो नहीं पाती थीं, फलस्वरूप तस्करी की समस्या व्याप्त थी। तो वैश्वीकरण के फलस्वरूप इस तस्करी की समस्या से समाधान मिला। उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई, वैश्विक निवेश में वृद्धि हुई। और लास्ट है उपभोक्तावादी संस्कृति का वर्चस्व स्थापित हुआ। उपभोक्तावादी संस्कृति का अर्थ है कि वह वस्तुएं उत्पादित होने लगीं जिनकी मांग उपभोक्ताओं द्वारा की जा रही थी। यह तो हमने वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव देखे। एक बार मैं रिपीट कर दे रहा, रोजगार में वृद्धि, सेकंड विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि, थर्ड पूंजी व तकनीक का अंतर्राष्ट्रीय गमन हुआ, तस्करी की समस्या की समाप्ति, उत्पादन में तीव्र वृद्धि, वैश्विक निवेश में वृद्धि और लास्ट है उपभोक्तावादी संस्कृति का वर्चस्व स्थापित हुआ। यह आपके वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव हुए। अब कुछ नकारात्मक इफेक्ट भी हम देख लेंगे। पहला, बेरोजगारी में वृद्धि। देखिए, हमने सकारात्मक में भी पहला बताया था कि रोजगार में वृद्धि, और यहाँ हम बता रहे हैं बेरोजगारी में वृद्धि। तो आप इसे कैसे समझ सकते हैं? बेरोजगारी में किस तरह वृद्धि हुई? देखिए, जब वैश्वीकरण हुआ तो इसने विश्व में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा दिया। जब उद्योग स्थापित होते हैं तो उनमें मशीनों के द्वारा काम होने लगता है। जब मशीन काम करेगी तो वहाँ जो आम जन द्वारा कार्य किए जाते हैं या जो श्रम बल होता है उसकी कमी होती है, फलस्वरूप उन लोगों को उस उद्योग से निकाल दिया जाता है। इस तरह यह बेरोजगारी में वृद्धि का कारण भी वैश्वीकरण बना। सेकंड है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों का पतन। वैश्वीकरण के फलस्वरूप बड़े उद्योगों को बढ़ावा दिया गया, ना कि एमएसएमई को। थर्ड है एमएनसीज का आर्थिक वर्चस्व स्थापित हुआ, अर्थात बहुराष्ट्रीय कंपनियां अब आर्थिक वर्चस्व की स्थिति में आ चुकी थीं। फोर्थ है आर्थिक असंतुलन की स्थापना, अर्थात वैश्वीकरण के फलस्वरूप एक विशेष वर्ग को आर्थिक विकास में सहायता हुई, जबकि जो निम्न वर्ग था तो उसको उसकी स्थिति निम्नतम होती गई। फोर्थ है आर्थिक विषमता में वृद्धि, अर्थात जो व्यक्तियों के मध्य आर्थिक विषमता है उसमें भी वृद्धि हुई। देसी उद्योगों एवं तकनीकों का पतन हुआ। और लास्ट है साइबर अपराध में वृद्धि। ठीक है, इस तरह यह आपके नकारात्मक इफेक्ट हुए। हमने तो यहाँ दोनों में 7-7 पॉइंट लिए हैं, लेकिन आप जब उत्तर लिख रहे हों तो कोशिश करें कि 7 पॉइंट सकारात्मक के हों और 4 से 5 पॉइंट नकारात्मक के हों। लेकिन जब आपसे नकारात्मक अलग से पूछ लिया जाए तब आपको यह सारे पॉइंट देना है। लास्ट में आप निष्कर्ष में लिख सकते हैं वैश्वीकरण से भारत जैसे देश में आर्थिक समृद्धि दर में तेजी आई है। इस तरह यह क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट और लास्ट 6 मार्कर है
अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हैं? भारत में अपनाए गए अर्थव्यवस्था के प्रकार के गुण, दोष एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए। सर्वप्रथम हम इसकी भूमिका देखेंगे। अर्थव्यवस्था में राज्य व सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण 3 श्रेणियों में किया गया है। कौन कौन सी श्रेणियां हैं? पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, सेकंड समाजवादी अर्थव्यवस्था और थर्ड है इन दोनों का मिश्रित स्वरूप जिसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन के सेकंड भाग, जिसका उत्तर होगा भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। यह हमने बता दिया। अब हमें क्या बताना था? मिश्रित अर्थव्यवस्था की गुण, दोष एवं विशेषताएं। सर्वप्रथम हम इसकी विशेषताएं देखेंगे। विशेषता में पहला पॉइंट है निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व, अर्थात निजी क्षेत्र व सार्वजनिक क्षेत्र मिश्रित अर्थव्यवस्था में साथ साथ रहकर कार्य करते हैं। सेकंड है मिश्रित अर्थव्यवस्था में आर्थिक नियोजन प्रणाली को अपनाया जाता है। थर्ड है प्रशासन द्वारा निर्धारित मूल्य, अर्थात जो वस्तु होगी, सेवा होगी, उनके मूल्य जो होंगे वो प्रशासन द्वारा निर्धारित होंगे। फोर्थ क्षेत्रीय संतुलन की स्थिति, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्षेत्रीय संतुलन की स्थिति पर केंद्रित होती है। लास्ट इसकी विशेषता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता की उपस्थिति। इस तरह यह इसकी विशेषताएं हुई। अब हमें इसके गुण बताना है। पहला गुण पूंजीवाद एवं समाजवाद दोनों के गुणों का समावेश होता है, अर्थात जो पूंजीवाद के अच्छे गुण हैं और जो समाजवाद के अच्छे गुण हैं वो दोनों का इसमें समावेश होता है। सेकंड, वर्ग संघर्ष में कमी रहती है। थर्ड, अल्प विकसित देशों का संतुलित विकास मिश्रित अर्थव्यवस्था द्वारा किया जा सकता है। और फोर्थ है आर्थिक उतार चढ़ाव पर नियंत्रण। इस तरह यह इसके गुण हुए। अब हमें इसके दोष बताना है। पहला दोष क्या है? संचालन में कठिन, संचालन इसका कठिन होता है। किस तरह? क्योंकि दो जो हैं आपके निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र मिलकर कार्य करते हैं, तो कभी कभी उनमें पारस्परिक सहयोग का अभाव रहता है। फलस्वरूप इसका संचालन जो है वो कठिन हो जाता है। सेकंड, आर्थिक विकास की मध्यम गति। जिस तरह की गति पूंजीवाद में रहती है उस गति को कभी कभी मिश्रित अर्थव्यवस्था प्राप्त नहीं कर पाती। थर्ड है भ्रष्टाचार की अधिक संभावनाएं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि सार्वजनिक क्षेत्र कुछ निजी क्षेत्रों को या सीमित निजी क्षेत्रों को बढ़ावा देने लगता है। फलस्वरूप भ्रष्टाचार की समस्या जन्म लेने लगती है। और लास्ट इसका दोष है पूर्ण व्यावसायिक स्वतंत्रता का अभाव, अर्थात इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता तो होती है, लेकिन जिस तरह की स्वतंत्रता पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होती है वह स्वतंत्रता मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रदान नहीं कर पाती। यह इसके दोष हुए। लास्ट में आप एक निष्कर्ष दे सकते हैं, भारत में औपनिवेशिक अनुभव से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया और आर्थिक समृद्धि प्राप्त की। इस तरह यह आपके 6 मार्कर क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब हम चलते हैं 15 मार्कर क्वेश्चन की ओर। और पहला 15 मार्कर क्वेश्चन है परिवहन के महत्व को विस्तार पूर्वक स्पष्ट कीजिए। यहाँ आपको परिवहन का महत्व बताना था। भूमिका हम दे सकते हैं आदर्श समाज गतिशील होना चाहिए, उसमें एक भाग में हो रहे परिवर्तन को दूसरे भाग तक पहुँचाने के भरपूर माध्यम होने चाहिए। ऐसा किसने बोला था? ये पंक्तियां थीं डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर की। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि वी.आर. अम्बेडकर की उपरोक्त पंक्तियां स्पष्टतः परिवहन के महत्व को निरूपित करती हैं। अब हम परिवहन के प्रमुख साधन क्या हैं वह बता देंगे। तो 5 प्रमुख साधन परिवहन के हम देखते हैं। पहला रेल परिवहन, सेकंड सड़क परिवहन, थर्ड जल परिवहन, फोर्थ वायु परिवहन और लास्ट है पाइप परिवहन। ये तो आपने भूमिका और थोड़ा सा मेन बॉडी बता दिया। जो क्वेश्चन की मेन डिमांड थी वो थी परिवहन के महत्व। अब हम चलते हैं महत्व पर। तो परिवहन के महत्व के क्या क्या क्षेत्र हैं? पहला आर्थिक महत्व है, सेकंड सामाजिक महत्व है, थर्ड कृषि क्षेत्र में महत्व और लास्ट है राजनीतिक महत्व। अब चारों भागों को हम एक एक करके देख लेंगे। पहला आर्थिक महत्व, इसमें आप बता सकते हैं पहला संसाधनों का समुचित दोहन। क्या होता है कि जब परिवहन विस्तार हो जाता है तो ऐसे क्षेत्र जहां पर संसाधन अधिक हैं तो उनका समुचित उपयोग हम कर पाते हैं और उनको उद्योगों तक पहुंचा पाते हैं। सेकंड है आर्थिक संसाधनों को उपयोगिता प्रदान करना, अर्थात ऐसा क्षेत्र जहां पर उद्योग थे नहीं और अधिक खनिज संसाधन थे या कोई भी अन्य संसाधन था तो
तो उनको परिवहन के माध्यम से उद्योगों तक पहुंचा दिया जाता है, फलस्वरूप उनकी उपयोगिता बढ़ जाती है। ठीक है। थर्ड हमारा पॉइंट है श्रम तथा पूंजी की गतिशीलता। फोर्थ, बाजार के विस्तार में सहायक। फिफ्थ है उपभोक्ता के लिए चयन हेतु अधिक विकल्प की सुविधा। क्या होता है, परिवहन के द्वारा जो वस्तुएं होती हैं या औद्योगिक वस्तुएं होती हैं वह विभिन्न स्थानों पर संचारित हो पाती हैं, फलस्वरूप जो विभिन्न क्षेत्र के उपभोक्ता हैं उनके पास अधिक विकल्प की उपस्थिति रहती है। नेक्स्ट हमारा महत्व है आर्थिक विकास में वृद्धि। परिवहन जो होता है वह आर्थिक विकास की धुरी होता है। नेक्स्ट है सरकार को राजस्व की प्राप्ति। जो परिवहन के साधन हैं जैसे सड़क परिवहन, रेल परिवहन है, उसके माध्यम से सरकार टैक्स की वसूली भी करती है। नेक्स्ट है कीमत स्थिरता में सहायक। कीमत स्थिरता में कैसे, कि ऐसे क्षेत्र जहां पर कोई वस्तु कम उत्पादित होती है और दूसरा क्षेत्र है जहां पर अधिक उत्पादित होती है, तो अधिक उत्पादन वाले क्षेत्र से वह वस्तु कम उत्पादन वाले क्षेत्र में आ जाएगी, फलस्वरूप उस वस्तु की कीमत स्थिर रहेगी, उसमें महंगाई नहीं आ पाएगी। इस तरह भी इसका महत्व है। नेक्स्ट है औद्योगिकीकरण को बढ़ावा, यह भी इसका आर्थिक महत्व है। और लास्ट है पर्यटन उद्योग को बढ़ावा, यह प्रमुख आर्थिक महत्व हुए परिवहन के। अब सेकंड हम देखेंगे सामाजिक महत्व। सामाजिक महत्व में कैसा, पहला उच्च जीवन स्तर, परिवहन कहीं ना कहीं उच्च जीवन स्तर को बढ़ावा देता है। सेकंड अंधविश्वास एवं रूढ़िवाद का अंत। वो कैसे, कि एक क्षेत्र जो कि शिक्षित था वह अंधविश्वास एवं रूढ़िवाद में विश्वास नहीं करता था, और दूसरा क्षेत्र जहां पर अंधविश्वास एवं रूढ़िवाद है, तो इन दोनों के मध्य जब परिवहन हो जाएगा, संपर्क बढ़ जाएगा, तो कहीं ना कहीं अंधविश्वास एवं रूढ़िवाद को कमी आएगी, की कमी होती जाएगी। थर्ड है विस्तृत ज्ञान। विस्तृत ज्ञान अर्थात साहित्य का स्थानांतरण होने लगेगा। फोर्थ है संपर्क में वृद्धि। इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं, पूर्वी एवं पश्चिमी संस्कृति का मिलाप होना, तो इससे क्या होगा, दोनों की जो है साहित्य का स्थानांतरण होने लगेगा और जो ज्ञान है आपस में स्थानांतरित भी होने लगेगा। लास्ट सामाजिक महत्व है वैश्विक शांति हेतु अपरिहार्य। क्या होता है, परिवहन से एक देश दूसरे देश से जुड़ पाता है, फलस्वरूप वैश्विक शांति को कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट महत्व का पॉइंट है कृषि क्षेत्र में महत्व। कृषि क्षेत्र में किस तरह यह महत्वपूर्ण है, पहला कृषि क्षेत्र में वृद्धि होती है। सेकंड नगदी फसलों में वृद्धि। नगदी फसलों में कैसे, कि जो नगदी फसलें होती हैं उन्हें किसान बेचता है, जब परिवहन की सुविधा मिल पाएगी तो किसान बाजार तक पहुंच पाएगा, बाजार तक जब उसकी पहुंच हो जाएगी तो वह कहीं ना कहीं नगदी फसल को बढ़ावा देगा। थर्ड है कृषि में विभिन्नताएं। विभिन्नताएं कैसे, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट कृषि क्रांति, और नेक्स्ट है कृषि उत्पादों की बाजार में बिक्री। वह हम देख ही चुके हैं, कृषि उत्पाद परिवहन के माध्यम से बाजार तक पहुंच पाएगा। नेक्स्ट हमारा जो बिंदु है महत्व का, राजनीतिक महत्व। राजनीतिक महत्व में परिवहन कैसे उपयोगी है देखते हैं। पहला देश की सुरक्षा। सुरक्षा कैसे, कि एक जो हमारी सेनाएं हैं वह परिवहन संसाधनों के माध्यम से ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर शीघ्रतापूर्ण पहुंच सकती हैं और देश की सुरक्षा में सहायता करती हैं। दूसरा, देश के सभी क्षेत्रों में संपर्क स्थापित करने में परिवहन महत्वपूर्ण होता है। थर्ड है रोजगार में वृद्धि। फोर्थ, व्यापक जनसंपर्क में सहायक। और लास्ट है विकेंद्रीकरण का प्रभावी क्रियान्वयन। यह परिवहन के राजनीतिक महत्व हुए। इस तरह हमने परिवहन के महत्व देखे और लास्ट में आप निष्कर्ष में लिख सकते हैं कि इस प्रकार परिवहन विकास की धुरी होता है, साथ ही यह आधारभूत संरचना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग भी है। परिवहन का विस्तार भारत जैसे विकासमान देश के लिए आर्थिक समृद्धि हेतु अपरिहार्य है। इस तरह यह हमारा पहला 15 मार्कर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सेकंड हमारा 15 मार्कर था कैशलेस हस्तांतरण से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व एवं इसकी सीमाओं पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन के यहाँ 3 भाग थे। पहला आपको कैशलेस हस्तांतरण बताना था, सेकंड इसके महत्व पर प्रकाश डालना था और थर्ड इसकी सीमाओं को भी आपको बताना था। आप इसकी भूमिका में लिख सकते हैं या परिभाषा बता सकते हैं कि कैशलेस हस्तांतरण से आशय एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के बैंक खाते में बिना किसी सांकेतिक मुद्रा को दिए हुए धनराशि जमा करने से है। अर्थात बिना
सांकेतिक मुद्रा के उपयोग के एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास धन पहुंच जाना, वो भी किस माध्यम से, बैंकिंग खातों के माध्यम से, इसे हम कैशलेस हस्तांतरण कहते हैं। कैशलेस हस्तांतरण के प्रमुख माध्यम क्या हैं वह हम देख लेते हैं। देखिए, सामान्य लोग जो हैं वह कभी कभी यही लिख देते हैं कि जो मोबाइल ऐप हैं वही मात्र कैशलेस हस्तांतरण का माध्यम है, तो वह कैशलेस हस्तांतरण का केवल एक प्रकार है, ना कि संपूर्ण माध्यम। अब क्या माध्यम हो सकते हैं वह हम एक एक करके देखते हैं। पहला माध्यम चेक या ड्राफ्ट द्वारा भुगतान। चेक द्वारा भुगतान करना भी कैशलेस हस्तांतरण का माध्यम है। सेकंड है इंटरनेट बैंकिंग द्वारा भुगतान। थर्ड है स्वाइप मशीन द्वारा भुगतान। फोर्थ है एटीएम मशीन द्वारा भुगतान। 5 मोबाइल ऐप के द्वारा भुगतान, जो कि वर्तमान समय में सर्वाधिक प्रचलित है। मोबाइल ऐप के द्वारा कैसे, वह यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकता है। इसके प्रमुख आप उदाहरण यहाँ बता सकते हैं, भीम ऐप हुआ, फ़ोनपे हुआ, गूगल पे, पेटीएम आदि। 6 है यूएसएसडी द्वारा भुगतान। इसमें क्या होता है, जब किसी व्यक्ति के पास ना तो स्मार्टफोन है और ना ही इंटरनेट की सुविधा है, तो वह अपने साधारण मोबाइल के द्वारा भी एक मैसेज के माध्यम से भुगतान कर सकता है। 7 है माइक्रो एटीएम द्वारा भुगतान। माइक्रो एटीएम में आधार को आपके खाते से लिंक होना चाहिए और आप आधार के माध्यम से अपने धन को स्थानांतरित कर सकते हैं। लास्ट है बैंकिंग फंड ट्रांसफ़र। इसे ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांसफ़र भी कहते हैं। इसमें कुछ जो विभिन्न उपाय हैं जैसे आरटीजीएस हुआ, एनईएफटी आदि, इस तरह यह प्रमुख माध्यम ऑनलाइन ट्रांसफ़र के हैं या कैशलेस हस्तांतरण के हैं। अब आपको बताना था कैशलेस हस्तांतरण का महत्व, तो हम इसका महत्व देख लेते हैं। पहला, समय एवं धन की बचत। आपको आवागमन से बचाव होता है, फलस्वरूप आपके समय व धन दोनों की बचत होती है। सेकंड, नगद रखने से छुटकारा। क्या होता है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में सुविधाजनक धन का स्थानांतरण होता है और आपको नगद रखने की दिक्कत से भी छुटकारा मिल जाता है। थर्ड है बैंकों पर दबाव में कमी। किस तरह दबाव कम होगा कि जब जो नोट है उसका कम उपयोग होगा तो बैंक को कम नोट निर्गमन करना पड़ेगा, इस तरह उनके दबाव में कमी होगी। फोर्थ, राजस्व में वृद्धि, अर्थात ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का संपूर्ण डाटा सरकार के पास होता है, फलस्वरूप कोई कर चोरी नहीं कर पाएगा, तो राजस्व में वृद्धि होगी और अधिक कर की प्राप्ति होगी। कर चोरी से सुरक्षा, नेक्स्ट हम पॉइंट बता सकते हैं। तो इसमें क्या, वही कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का संपूर्ण ब्यौरा सरकार दर्ज कर लेती है, इस प्रकार कर चोरी नहीं हो पाती। 6 है कालाबाजारी में कमी। कालाबाजारी में कैसे कमी कि जब कोई व्यापारी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के माध्यम से कोई वस्तु खरीदेगा तो उसकी जानकारी हमारे पास रहेगी, फलतः वह व्यापारी उन वस्तुओं की कालाबाजारी नहीं कर पाएगा। 7, अवैध कार्यों पर लगाम। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार पर रोक। 9 है जाली नोटों से छुटकारा। जब नोटों का उपयोग ही कम होगा तो जाली नोट स्वतः ही कम हो जाएंगे। नेक्स्ट है डिजिटलीकरण को बढ़ावा। और लास्ट महत्व इसका है पर्यावरण हितैषी। पर्यावरण हितैषी कैसे कैशलेस हस्तांतरण है वह समझिए कि जो आपका नोट होता है वह कागज़ के माध्यम से बनता है और कागज़ जो होता है वह लकड़ी के बुरादे से बनता है। जब लकड़ी, कागज़ का उपयोग नहीं होगा, नोट का उपयोग नहीं होगा, तो लकड़ी का उपयोग नहीं होगा और लकड़ी का उपयोग ना होने पर वृक्षों की जो कटाव है वह भी कम हो जाएगा, फलस्वरूप कहीं ना कहीं यह पर्यावरण हितैषी है। अब इसकी सीमाएं आपको बताना थी। पहला, अशिक्षित वर्ग को कठिनाई। कैशलेस हस्तांतरण कहीं ना कहीं शिक्षित वर्ग को अधिक सुलभ होता है, इसमें अशिक्षित वर्ग को कठिनाई होती है। सेकंड, समाज में बैंकिंग आदतों में कमी होना। आज भी ग्रामीण क्षेत्र कहीं ना कहीं बैंकिंग सुविधाओं से पूर्णता नहीं जुड़ा, उसकी बैंकिंग आदतें कम हैं। थर्ड, धोखाधड़ी की आशंका। जो अशिक्षित वर्ग है कहीं ना कहीं इन चीज़ों से, धोखाधड़ी की आशंका से डरता है या उन्हें संभावना रहती है कि इसमें कहीं धोखाधड़ी की जा सकती है। फोर्थ, अनेक छोटे व्यवसायों में अनुपयोगी होना, अर्थात जो सब्जी वाले हैं, दूध, दिहाड़ी मजदूर, इनको ऑनलाइन पेमेंट करना कहीं ना कहीं असुविधाजनक है, उनके लिए यह लाभकारी नहीं है। फिफ्थ है बैंकिंग सुविधाओं का सीमित विस्तार होना, अर्थात जो बैंकिंग सुविधा है शहरी क्षेत्र तक ही व्याप्त है, ग्रामीण क्षेत्र में इसकी व्यापक पहुंच आज की डेट में नहीं है। 6 है साइबर अपराध की संभावना, क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन इंटरनेट के माध्यम से संचालित होता है तो इसमें साइबर अपराध की संभावना भी रहती है। 7 है साइबर अपराध पर रोक हेतु प्रभावी कानून की कमी होना।
नेक्स्ट है, इस क्षेत्र में समाज में आज भी जागरूकता नहीं है, अर्थात जागरूकता का अभाव समाज में है। नेक्स्ट, सभी के पास स्मार्टफोन ना होना, ग्रामीण क्षेत्र में सभी व्यक्तियों के पास स्मार्टफोन नहीं है और जिनके पास भी है भी उनको इसका पूर्ण उपयोगी ज्ञान नहीं है। नेक्स्ट है, वित्तीय समावेशन की अपूर्ण प्रक्रिया, अर्थात वित्तीय समावेशन क्या होता है, जनता का बैंकिंग सुविधाओं से जुड़ा होना, तो उसकी अभी अपूर्ण प्रक्रिया भारत में विद्यमान है। नेक्स्ट और लास्ट इसकी सीमा है, इंटरनेट सुविधा की सभी क्षेत्रों तक पहुंच ना होना। इंटरनेट आज भी भारत के सभी क्षेत्रों में या दूर दराज के इलाके हैं उन तक इंटरनेट की सुविधा नहीं है। इस प्रकार यह इसकी सीमाएं हुई। लास्ट में हम एक निष्कर्ष बता सकते हैं, कैशलेस हस्तांतरण वर्तमान समय की मांग है। यह वर्तमान की दो प्रमुख समस्याएं जो कि भ्रष्टाचार एवं कर चोरी है पर लगाम लगाने हेतु उपयुक्त माध्यम सिद्ध होगा। इस क्षेत्र में व्याप्त कठिनाइयों को दूर कर डिजिटलीकरण युक्त कैशलेस हस्तांतरण को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। इस तरह यह हमारा 15 मार्कर क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट हमारा 15 मार्कर क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में मंद औद्योगिक विकास के कारण और इस दिशा में सरकार द्वारा उठाए गए सकारात्मक कदमों की चर्चा कीजिए। देखिए, क्वेश्चन के दो भाग थे। पहला, कम औद्योगिक विकास के क्या कारण है, और सेकंड था, इस दिशा में सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए। हमने यहाँ जो कारण है उनको ही लगभग 15 मार्कर के अकॉर्डिंग लिख लिया है, ताकि जब कभी मध्य प्रदेश में मंद औद्योगिक विकास के कारण 15 मार्कर में सेपरेट पूछा जाए तो आप एज इट इज इस क्वेश्चन को वहाँ पर लिखाएं। हम आंसर को शुरू करते हैं। भूमिका इसकी देखेंगे। भूमिका में आप बता सकते हैं, रत्नगर्भा मध्य प्रदेश में कोयला, मैग्नीज, बॉक्साइट जैसे खनिज हैं, साल, सागौन जैसे बृहद वन हैं, सावन वहाँ लिखा गया है, माफ़ कीजिए, सागौन के बृहद वन हैं, खाद्यान्न उत्पादन में अग्रणी राज्य है, अर्थात राज्य में विकास की अपार संभावनाएं होने के बावजूद भी हम अपेक्षित विकास को प्राप्त करने में असफल रहे हैं, अर्थात औद्योगिक रूप से पिछड़े हैं। यह आप इसकी भूमिका में लिख सकते थे। अब हमें बताना है मंद औद्योगिक विकास के प्रमुख कारण। तो हम इन कारणों के प्रमुख बिंदु को पहले देख लेंगे। पहले बताएंगे आर्थिक कारण, सेकंड भौगोलिक कारण, सामाजिक कारण, नियोजन संबंधी कारण, अंतर्राष्ट्रीय कारण, राजनीतिक कारण एवं अन्य कारण। तो यह 7 बिंदु हैं जिनके आधार पर हम इसको पढ़ेंगे। पहला आपका है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में आप बता सकते हैं कि पर्याप्त पूंजी का अभाव राज्य के पास है, अर्थात राज्य में पर्याप्त पूंजी नहीं है कि वह बड़े उद्योगों को लगा सके। सेकंड, पूंजी निर्माण की निम्न दर है, अर्थात जो हमारी विकास दर है वह कम है। थर्ड, बैंकिंग सुविधाओं का राज्य में अभाव है। फोर्थ, निवेश की कमी है। फिफ्थ, दीर्घकालीन पूंजी बाजार का अभाव है, अर्थात ऐसा पूंजी बाजार नहीं है जो दीर्घकाल के लिए ऋण उपलब्ध करा सके। नेक्स्ट है भूमि अधिग्रहण की संबंधी कारण। भूमि अधिग्रहण संबंधी कारण, अर्थात यह भी आर्थिक विकास में या औद्योगिक विकास में एक प्रमुख समस्या है। नेक्स्ट है आधारभूत संरचना का निम्न स्तर। आधारभूत संरचना कहीं ना कहीं औद्योगिक विकास को संचालित करने की धुरी होती है, तो राज्य में आधारभूत संरचना का निम्न स्तर है, फलस्वरूप औद्योगिकीकरण को बढ़ावा नहीं मिल पा रहा। नेक्स्ट और लास्ट आर्थिक कारण है कौशल विकास संस्थानों की कमी, अर्थात राज्य में ऐसे संस्थान जो कौशल विकास को बढ़ावा देते हैं उनकी कमी है। अब नेक्स्ट हमारा कारण है भौगोलिक कारण। इसके क्या क्या बिंदु हैं? पहला, प्राकृतिक संसाधनों की राज्य में कमी है, अर्थात खनिज संसाधन, वन संसाधन, जो औद्योगिक उत्पादक की कच्चा माल है उनकी राज्य में कमी है। सेकंड, भू आकृति, राज्य की भू आकृति ऐसी है जो औद्योगिकीकरण को बढ़ावा नहीं दे पा रही। क्या है? पठारी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र में आप अधिक उद्योग नहीं लगा सकते। और सेकंड है सघन वन राज्य में है, जहाँ वन होते हैं वहाँ उद्योग नहीं खुल पाते क्योंकि वनों को काटना पड़ता है और यह एक समस्या है कि उद्योग वहाँ पर नहीं लग पाते। जलवायु, तटीय जलवायु का अभाव। क्या होता है कि जो तटीय जलवायु होती है वह उद्योग लगाने के लिए सुलभ होती है, वहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग अधिक लग पाते हैं। फलतः मध्य प्रदेश में तटीय जलवायु का अभाव है तो कम उद्योग का विकास राज्य में हो पाया। नेक्स्ट है भू आविष्टित राज्य। यह किस तरह से कारण है कि जिन राज्यों की सीमा
समुद्र से लगी होती है वह अंतर्राष्ट्रीय निर्यात कर पाते हैं। फलस्वरूप राज्य में भू आविष्टित है अर्थात समुद्री सीमा राज्य से नहीं लग पाती, वह अंतर्राष्ट्रीय निर्यात को बढ़ावा नहीं दे पाता। नेक्स्ट और लास्ट भौगोलिक कारण है खनिजों की कमी। जब 2000 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य का विभाजन हुआ तो जो अधिकांश खनिज थे वह छत्तीसगढ़ राज्य के पास चले गए, राज्य में खनिजों की कमी हो गई। नेक्स्ट कारण है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में पहला कारण है अशिक्षा। राज्य की जो साक्षरता दर है 69% है, जबकि हम राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो वह 74% साक्षरता दर है। सेकंड है अकुशलता, अर्थात जो अधिकांश जनसंख्या है वह कृषि मजदूर है, कुशल मजदूर राज्य के पास नहीं है। थर्ड सामाजिक कारण है रूढ़ियाँ एवं सामाजिक मान्यताएं, अर्थात राज्य में ऐसी मान्यताएं प्रचलित हैं जो उद्योग को बढ़ावा नहीं दे पा रही। नेक्स्ट है प्रदेश के लोगों में उद्यमशीलता का अभाव। और लास्ट सामाजिक कारण है जनजाति बहुलता। जनजाति बहुलता होने के कारण जनजातियां जो हैं वो उद्योग में कम संलग्न होती हैं, फलस्वरूप कहीं ना कहीं कम उद्योग का विकास हो पाता है। नेक्स्ट राजनीतिक कारण है। राजनीतिक या प्रशासनिक कारण हम यहाँ बोल सकते हैं। पहला औद्योगिक नीतियों का अनाकर्षक होना, अर्थात सरकार जो औद्योगिक नीतियां लाती है वह ऐसी नहीं है जो कि उद्यमियों को राज्य में आकर्षित कर पाएँ। सेकंड है राजनीतिक अस्थिरता एवं उदासीनता, अर्थात सरकार के आने जाने के कारण भी एवं सरकार की उदासीनता के कारण भी कहीं ना कहीं औद्योगिकीकरण को बढ़ावा नहीं मिल पाता। थर्ड है प्रशासनिक शिथिलता, अर्थात प्रशासन इस और ज़्यादा ध्यान नहीं देता एवं व्याप्त लाल फीताशाही, अर्थात नए उद्योगों की स्थापना में कहीं ना कहीं प्रशासन लाल फीताशाही की अवधारणा को अपना लेता है। निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन में कमी। और लास्ट है स्वतंत्र बाजार तंत्रों की कमी। इस तरह यह आपके राजनीतिक हुए। अब हम देखेंगे नियोजन संबंधी कारण। तो इसमें क्या है, आधुनिक एवं वैज्ञानिक नियोजन का अभाव है। और सेकंड 1972 में राज्य में जो योजना मंडल की स्थापना की गई थी वह अपेक्षा के अनुसार प्रभावी नहीं हो पाया, अर्थात उससे जो उम्मीद की गई थी वह उस पर खरा उतर नहीं पाया। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय कारण। अंतर्राष्ट्रीय कारण में आप बता सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से ऋण एवं वित्तीय सहायता का कम इनफ्लो होना, अर्थात राज्य उतना ऋण इन संस्थाओं से नहीं ले पाया जितना इसे आवश्यकता थी। सेकंड राज्य में अंतर्राष्ट्रीय निवेश की कमी, साथ ही साथ राज्य में अंतर्राष्ट्रीय या वैश्विक MNCs बहुराष्ट्रीय कंपनियों का निवेश भी नहीं हो पाया। और लास्ट है अन्य कारण। इसमें आप बता सकते हैं राज्य में आधारभूत संरचना का निम्न स्तर है, विद्युत, ऊर्जा, संचार, परिवहन, जल संसाधन की अनुपलब्धता है और कृषि क्षेत्र में अत्यधिक संलग्नता है। तो यह प्रमुख कारण हुए किसके, मध्य प्रदेश में मंद औद्योगिक विकास के। अब इस दिशा में सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हम वह एक बार देख ले रहे हैं। इस उपायों को हम 3 आधार पर देखेंगे, संस्थागत उपाय, अधोसंरचनात्मक उपाय और नीतिगत उपाय। पहले हम देखेंगे संस्थागत उपाय। संस्थागत उपाय में वह संस्थाएं आएंगी जिनकी स्थापना सरकार ने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए की। तो इसमें आप बहुत सारी संस्थाएं हैं, कुछ के आप नाम यहाँ लिख सकते हैं। पहला मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम जिसकी स्थापना 1965 में की गई, मध्य प्रदेश वित्त निगम जिसकी स्थापना 1955 में हुई, मध्य प्रदेश लघु उद्योग विकास निगम जिसकी स्थापना 1961 में की गई, मध्य प्रदेश वस्त्र उद्योग निगम जिसकी स्थापना 1976-77 के मध्य की गई। यह तो आपके हुए संस्थागत उपाय। अब आप बता सकते हैं अधोसंरचनात्मक उपाय। इसमें क्या है, पहला है लघु उद्योग क्षेत्रों का विकास, सेकंड है स्पेशल इकोनॉमिक जोन अर्थात SEZ की स्थापना। तो मध्य प्रदेश में 2 SEZ हैं, आप बता सकते हैं पीथमपुर और इंदौर। थर्ड है विशेष क्लस्टर्स की स्थापना, विभिन्न शहरों में विशेष क्लस्टर्स की स्थापना की गई है। और लास्ट अधोसंरचनात्मक उपाय आप बता सकते हैं एग्रीकल्चर इकोनॉमिक जोन AEZ की स्थापना। यह तो आपके हुए अधोसंरचनात्मक उपाय। अब लास्ट आप बता सकते हैं नीतिगत उपाय, अर्थात सरकार की विभिन्न नीतियां एवं योजनाएं भी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए संचालित हैं। इनमें आप पहला बता सकते हैं उद्योग संवर्धन नीति 2014, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन, समय समय पर इसका आयोजन होता है, मध्य प्रदेश निवेश प्रोत्साहन योजना, उद्योग मित्र योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना,
उस्ताद योजना और इस तरह की कई अन्य योजनाएं भी संचालित हैं। आप उनके नाम यहाँ पर बता सकते हैं। इस तरह यह क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इस क्वेश्चन के साथ भी यहाँ हमारा वीडियो भी समाप्त होता है। एक बात कि जो हमारे इकोनॉमी के टेस्ट होने वाले हैं डिस्कशन, यह आपके 5 डिस्कशन रहेंगे और यह पाँचों डिस्कशन आपका लगभग इकोनॉमी का 70% से अधिक सिलेबस कवर कर देंगे। तो आप इनको नोट डाउन करते चलें, यह आपकी मुख्य परीक्षा में काफ़ी अधिक लाभकारी सिद्ध होने वाले हैं। इसी तरह अन्य सब्जेक्ट के भी हमारे मॉडल डिस्कशन यहाँ पर डाले गए हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। यहाँ हमारा वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, धन्यवाद।